नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में, जहां पर हम लेकर आते हैं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। हरियाणा में मंत्री बोले कोई गारंटी नहीं कि अकेले पीएम के नाम पर वोट मिलेंगे। वरुण गांधी ने पूर्व पीएम वाजपेयी के भाषण से सरकार को चिताया। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ा, पंजाब बंगाल ने किया पुरजोर विरोध। फिर से लिखा जाएगा इतिहास, हार की जगह प्रतिरोध पर होंगे अध्याय। और कबड्डी खेलती दिखी प्रज्ञा ठाकुर, लोग बोले व्हील चेयर कोर्ट जाने के लिए है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और वो खबर जुड़ी हुई है मोदी जी यानी कि प्रधानमंत्री मोदी और उनके कुछ मंत्रियों से जुड़ी हुई। पहली बात तो जो अभी तक हमने देखा है कि मोदी जी के खिलाफ ज्यादातर लोग बोलने की हिम्मत नहीं करते, और जो बोलते भी हैं, और अगर उन्होंने बोल दिया तो आप ये समझ लीजिए कि वो कारण कोई खास होगा। और कुछ इसी तरीके का बयान आया है केंद्रीय मंत्री राव इंदरजीत का, जो कि पहले यूपीए में मंत्री थे, उसके बाद 2014 में वो बीजेपी में शामिल हुए। हरियाणा के वो एक कद्दावर नेता माने जाते हैं। और राव इंदरजीत का ये कहना है कि मोदी जी के नाम पर हरियाणा का चुनाव तीसरी बार बीजेपी जीत लेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अब आपको बता दें कि ये 39th ईयर मनाया जा रहा था जो बीजेपी की प्रदेश काउंसिल, जो स्टेट काउंसिल की बैठक है, वो लगभग 40 साल के बाद ये बैठक हुई थी। और उस बैठक में तमाम बड़े नेता पहुंचे हुए थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, भूपेंद्र यादव, राव इंदरजीत को भी बुलाया गया था। और राव इंदरजीत ने इस बात को कहा है, और मैं कोट कर रही हूं एग्जैक्टली कि उन्होंने क्या कहा अपने उस भाषण में, कि मोदी जी का साया हमारे ऊपर है, प्रदेश के ऊपर है, लेकिन मोदी जी के नाम पर इस बार हमें वोट मिल जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ऐलानाबाद में जब तक चुनाव हो रहा है तब तक हमें अपने खून की गर्मी रखनी होगी। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव जितवाना कार्यकर्ता का काम है, चुनाव कैसे डिलीवर होगा जीत में, और जीत में कैसे तब्दील होगा, ये काम कार्यकर्ताओं का है। और कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं गिरना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे रीढ़ की हड्डी हैं। इन बातों को उन्होंने कहा। और अभी आपको बता दें कि हाल में ही जब अहिरवाल इलाके में जब राव इंदरजीत बोल रहे थे, तो उन्होंने इस बात का संकेत दिया था कि जो बीजेपी के नेता हैं हरियाणा में, वो कुछ कुछ पॉकेट्स में ही नजर आ रहे हैं। और जो किसान इस समय जो संघर्ष कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे बातचीत करने की जरूरत है। इस बात को राव इंदरजीत सिंह ने कहा था। और एक बार फिर से वो उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है और भरी सभा में इस बात को बोला है कि हरियाणा में पिछले बार हमें जो पहली बार बीजेपी चुनाव जीत कर आई थी तो 47 सीटें मिली थी, उसके बाद 40 सीटें मिली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तीसरी बार मोदी जी के नाम पर हरियाणा में सत्ता में वापस बीजेपी आएगी, इस बात को लेकर कोई गारंटी नहीं है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात राव इंदरजीत ने कही है, और इसका ये संकेत है कि जो मोदी जी की लोकप्रियता है वो गिरती जा रही है। और इसको लेकर बीजेपी के अंदर के जो नेता हैं वो भी असहज है कि अगर हमने रीजनल जो क्षेत्रीय कारण है और जो क्षेत्रीय डाइसेक्शन होता है एक तरीके का पॉलिटिक्स में, अगर उसको नहीं किया, तो अगर राज्य सरकार ये सोच रही है कि मोदी जी के नाम पर वो चुनाव जीत जाएगी, तो ऐसा नहीं है। अभी हमने देखा था कर्नाटका में बीएस येदियुरप्पा ने भी इस बात को कहा था कि मोदी लहर से कोई चुनाव नहीं जीता। तो ये दूसरे बड़े नेता हैं बीजेपी के जिन्होंने इस बात को लेकर कहा है। और इससे ये साफ होता है कि मोदी जी के नाम पर अब इस बात को लेकर खुद बीजेपी के लोग एहसास कर रहे हैं कि मोदी जी की चुनावी रैलीज और जो ताबड़तोड़ वो भाषण देते हैं, उससे राज्य के चुनाव नहीं जीते जा सकते। लेकिन इसमें एक पॉलिटिक्स भी है। अभी हाल में हमने देखा था कि जो भूपेंद्र यादव हैं, उन्होंने दक्षिण हरियाणा में एक अपनी रैली की थी, और राव इंदरजीत को ये लगा कि उनके पैरेलल एक और नेता खड़ा किया जा रहा है अहिरवाल रीजन में, तो उसको लेकर उन्होंने भी झज्जर में एक बड़ी रैली की जिसमें कि 6 विधायक और 2 मंत्री उसमें शामिल थे। और वो मौका था शहीदी दिवस समारोह का। तो ये एक इंटरनल पॉलिटिक्स तो है ही, लेकिन इस इंटरनल पॉलिटिक्स के जरिए सीधा मोदी जी पर प्रहार कर रही है
कहा प्रहार कर रहे हैं खुद उनके ही मंत्री, और ये बात बता रहे हैं कि मोदी जी की लहर पर, मोदी जी के नाम पर राज्य सरकारें चुनाव नहीं जीत सकती। और हरियाणा एक महत्वपूर्ण राज्य माना जा रहा है जहां पर किसान इस समय भयानक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब उससे सटा हुआ राज्य है जहां पर चुनाव अभी बिल्कुल कुछ महीने बाद ही हैं। तो ऐसे में राव इंद्रजीत का बयान एक महत्वपूर्ण बयान है और वो इस बात का संकेत है और एक सीधा डायरेक्ट अटैक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि अगर वो सोचते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मोदी जी की लोकप्रियता इतनी है कि राज्य सरकारें चुनाव जीत जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। और इस बात को मुखर कर रही हैं खुद बीजेपी के अपने ही मंत्री। पहले येदियुरप्पा ने करा और अब राव इंद्रजीत ने किया हो। पॉलिटिकल डायनामिक्स जो भी हो और जो रीजनल पॉलिटिक्स है उसको एक तरफ छोड़ दीजिए, लेकिन ये एक बड़ा बयान है कि मोदी जी के नाम पर राज्य सरकारें चुनाव नहीं जीत सकती। जहां तक हरियाणा की बात है तो एक इंटरनल चर्निंग इस समय बीजेपी में चल रही है और सब कुछ मोदी जी के नाम पर ही होगा ऐसा नहीं है। और कुछ एहसास अब कुछ लीडर्स में हो चुका है कि हर चीज मोदी जी के नाम पर संभव नहीं है और बीजेपी को हर बार जीत की उम्मीद मोदी जी के नाम पर नहीं करनी चाहिए। इसको लेकर फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब दूसरी खबर की ओर चलते हैं। मैंने पहली खबर में आपको बताया था कि राव इंद्रजीत ने एक तरीके से मोदी जी की लोकप्रियता पर सवाल उठाया है, लेकिन वरुण गांधी, हमारी दूसरी खबर वरुण गांधी से जुड़ी हुई है और वरुण गांधी लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं और किसानों के एक नए नेता के रूप में उभर रहे हैं। और आज लगातार कभी वो उनके ट्वीट्स रुक नहीं रहे हैं, ट्वीट्स के द्वारा वो लगातार सरकार पर हमला कर रहे हैं। पहले उन्होंने गन्ना किसानों के समर्थन मूल्यों को बढ़ाने के लिए लिखा था, फिर उसके बाद जब लखीमपुर केरी हिंसा का मामला आया तो एक लंबा चौड़ा उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया था और उसमें कहा था कि प्रदर्शनकारियों को आप हत्या के मामले से शांत नहीं कर सकते। और उनके ट्वीट्स लगातार सरकार पर हमला हो रहे हैं और आज उन्होंने एक ताज़ा ट्वीट किया जिसमें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का वीडियो पोस्ट किया है। 41 सेकंड का ये वीडियो है और उसका कैप्शन है कि वाइज वर्ड्स फ्रॉम अ बिग हार्टेड लीडर, यानी कि एक बड़े दिल का नेता जो कि बुद्धिमानी की बातें कर रहा है। और उस वीडियो में अटल बिहारी वाजपेयी क्या कह रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि विपक्षी नेता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी किसानों के समर्थन में नजर आ रहे हैं उस वीडियो में। और उसमें क्या लिखा है, उसमें वीडियो में वाजपेयी जी उस समय की सरकार को चुनौती देते हुए कह रहे हैं कि मैं इन किसानों को डराने वाली सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, हमें डराने की कोशिश ना करो। हम किसानों के आंदोलन का उपयोग राजनीति के लिए नहीं करना चाहते, हम उनकी जायज मांगों का समर्थन करते हैं। अगर हमें सरकार डराने की कोशिश करेगी या कानून का दुरुपयोग करेगी या किसानों के शांतिपूर्वक आंदोलन की उपेक्षा करती है तो हम उनके समर्थन में, उनके आंदोलन में शामिल हो जाएंगे। यानी कि वाजपेयी जी के इस्तेमाल किए हुए शब्दों से वरुण गांधी की जो मंशा है, जो वो खुद चाहते हैं, जो उनका प्लान ऑफ एक्शन है, एक तरीके से वो झलकता है, जो कि बीजेपी के ऊपर सवाल खड़े करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह सीधा हमला है वरुण गांधी का कि देखिए आप ही के पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री किस तरीके की बातें करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी किसानों के समर्थन में खड़े थे और इधर एक प्रधानमंत्री है जो कि किसानों से बातचीत करने को भी तैयार नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से अभी तक का सबसे बड़ा हमला वरुण गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर है। और इस ट्वीट के बाद क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वरुण गांधी को बीजेपी में कंटिन्यू करने की इजाजत देंगे या फिर ये बीजेपी को प्रवोक कर रहे हैं वरुण गांधी कि बीजेपी उनको पार्टी से निकाल दे। कुछ रिपोर्टर्स ने उनसे ये पूछा था कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि आप कांग्रेस ज्वाइन करना चाह रहे हैं, मेनका गांधी शायद कांग्रेस ज्वाइन करेंगी। तो पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी ने कहा कि नहीं, ये सब खबरें हैं, सिर्फ अटकलबाजी है और ये अफवाहें हैं, ऐसा कोई प्लान नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वरुण गांधी बीजेपी को इस तरीके से क्यों प्रवोक कर रहे हैं। बीजेपी की जो सरकार है वो किसानों से बातचीत करने को तैयार नहीं है और इधर बीजेपी के पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी किसानों के समर्थन में खड़े हैं। यानी कि बगावत के जो सुर हैं बीजेपी के अंदर वो बिल्कुल साफ झलक रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर एक ऐसा सांसद है जो डायरेक्ट चुनौती दे रहा है और कह रहा है कि देखिए
अटल बिहारी वाजपेयी ने किसानों के समर्थन में कितना बड़ा भाषण दिया, किस तरीके से वो खड़े हुए, और इधर एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने किसानों की तरफ से आंख बिल्कुल बंद कर ली है। अब इसके बाद क्या वरुण गांधी बीजेपी में लगातार बने रहेंगे या फिर बीजेपी उन्हें निष्कासित कर देगी? जैसे कि अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से उन्हें निकाल दिया गया था, राव इंदरजीत को भी अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाल दिया गया था, तो उन तमाम नेताओं को बीजेपी निकाल रही है जो कि किसानों के समर्थन में खड़े हुए हैं। तो इसे आप क्या कहेंगे? वरुण गांधी का क्या रोड मैप है, उनका भविष्य क्या है, इसको लेकर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे या फिर एक अलग पार्टी बनाएंगे। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रही जो आवाजें हैं, वो लगातार उनकी जो बुलंदी है वो और पुरजोर होती जा रही है। बड़े सुर में लोग बात कर रहे हैं, उनके मंत्री, उनके सांसद, यानी कि बीजेपी में एक भारी एक मंथन चल रहा है और ये शायद समय का तकाजा आप कह लीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर सवालों की बौछार खुद उनके सांसद, खुद उनके मंत्री अब करने लगे हैं, और चुनाव क्योंकि सिर पर है तो ये संकेत अच्छे नहीं हैं। आखिर बीजेपी ने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली हैं? आखिर बीजेपी इस समय धृतराष्ट्र की भूमिका में क्यों नजर आ रही है, जब एक अच्छे लोकतंत्र में ये माना जाता है कि सबकी बातें सुननी चाहिए? तो आखिर बीजेपी अपने कान में तेल डालकर कब तक बैठेगी? कब तक राव इंदरजीत जैसे लोगों की बात नहीं मानेगी? कब तक वरुण गांधी जैसे लोगों की बात बीजेपी नहीं मानेगी? ये देखना होगा। इस पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। मैं आगे चलती हूँ। अब तीसरी खबर में बात करते हैं गृह मंत्रालय के जारी किए गए एक नोटिफिकेशन के बारे में, जिसने पंजाब में हलचल मचा दिया है। एक तरीके से राजनीतिक हंगामा उस ऑर्डर की वजह से खड़ा हो गया है। अब इस ऑर्डर में क्या लिखा है? गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए इस ऑर्डर में ये लिखा है कि पंजाब, असम और पश्चिम बंगाल ये ऐसे 3 राज्य हैं जहां पर अब बीएसएफ यानी कि सीमा सुरक्षा बल के लोग 50 किलोमीटर अंदर तक जाकर तलाशी, गिरफ्तारी और जब्ती कर सकते हैं। और पहले ये दायरा केवल 15 किलोमीटर का था और अब इसे बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है। अब सबसे पहला सवाल ये है कि अगर इस दायरे को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर किया गया है तो असम के मुख्यमंत्री को इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल और पंजाब के मुख्यमंत्रियों को इसमें प्रॉब्लम है। उनका ये कहना है कि ये एक तरफा और एक बेमायना ऑर्डर है और संघीय ढांचे पर प्रहार करता है, यानी कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है उस पर प्रहार करता है, क्योंकि ये एक राज्य का अधिकार है और उस राज्य के अधिकारों पर केंद्र सरकार आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है और एनक्रोच करने की कोशिश कर रहा है स्टेट्स के राइट्स को। अब आपको बता दें कि इसको लेकर अच्छा खासा एक बखेड़ा खड़ा हो गया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने बीएसएफ के ज्यूरिसडिक्शन को बढ़ा तो दिया, लेकिन राज्य सरकारों से इसमें पूछताछ नहीं की है। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि ये एक यूनिलैटरल ऑर्डर है, यानी कि उनको कंसल्ट नहीं किया गया। तो अगर प्रांतीय जो राज्य हैं उनके अगर आप ज्यूरिसडिक्शन में बीएसएफ का ज्यूरिसडिक्शन आप बढ़ा देते हैं और बिना राज्य सरकारों की सहमति के, तो आप इसे क्या कहेंगे? आप इसे एक तरफा बोलेंगे, इलॉजिकल बोलेंगे और संघीय ढांचे पर इसे प्रहार नहीं बोलेंगे, तो आप क्या करेंगे? अब पंजाब के जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे कि अमृतसर, तरन तारण, गुरदासपुर, पठानकोट, फिरोजपुर, फजिल्का, इस ऑर्डर की वजह से ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स पर असर पड़ेगा, जहां पर अब आए दिन बीएसएफ रेड्स डालेगा, क्योंकि ड्रग्स पकड़नी है या पासपोर्ट्स एक्ट के तहत तमाम लोगों को पकड़ा जाएगा। तो इसमें बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी हैं। संघीय ढांचे पर प्रहार है, जिस चीज को पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है। मनीष तिवारी जैसे जो आनंदपुर साहिब के जो लोकसभा सांसद हैं, उन्होंने भी कहा है कि बहुत ही गलत तरीके से जो सेक्शन 139 है बीएसएफ एक्ट का, उसको केंद्र सरकार यहां पर इसका बेजा इस्तेमाल कर रही है और एक वैकल्पिक पुलिसिंग पैराडाइम को, एक पैरेलल जो पुलिसिंग स्ट्रक्चर है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पंजाब सरकार को कंसल्ट नहीं किया गया था। तो ये सारी बातें कही गई हैं। और उसी तरह से सुनील जाखड़ जो कि पूर्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, तो उन्होंने तो बल्कि चरणजीत सिंह चन्नी पर ही हमला कर दिया कि चन्नी जी ने इतना सारा जो सीमा क्षेत्र है वो हैंडओवर कर दिया केंद्र सरकार
सरकार को, क्योंकि 50,000 जो स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है पंजाब का, उसमें अब 25,000 स्क्वायर किलोमीटर अब सीधा बीएसएफ के ज्यूरिसडिक्शन में आ जाएगा, तो जिसको लेकर इस समय राजनीतिक हंगामा खड़ा हो गया है। और लेकिन सवाल ये उठता है कि जो केंद्र सरकार बार बार ये कह रही है कि जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो खतरे में है, ड्रग्स की आवाजाही पर रोक पाएंगे, तो सवाल ये उठता है कि इस सीमा क्षेत्र को बढ़ाकर और ज्यूरिसडिक्शन को एक्सटेंड करके क्या आप ड्रग्स की आवाजाही को रोक पाएंगे? आप बॉर्डर्स को सील करते, आप बॉर्डर्स को फुल प्रूफ बनाते ताकि ड्रग्स की आवाजाही ना हो। आए दिन ड्रोन्स नजर आते हैं, तो ये बजाय इसको करने के आपने सीधा ज्यूरिसडिक्शन बढ़ा दिया, और इसको लेकर तमाम लोग इस पर लिख भी रहे हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने तो सीधा हमला गृह मंत्री अमित शाह ने किया है, और उनका जो फेवरेट जुमला है कि क्रोनोलॉजी समझिए, उस क्रोनोलॉजी को समझाते हुए उन्होंने बातें कही हैं कि देखिए 9 जुलाई को 25,000 किलो हीरोइन ड्रग्स पकड़ी गई थी, उसके बाद 3,000 किलोग्राम्स ड्रग्स पकड़ी गई अदानी पोर्ट पर, और उसके बाद अब तुरंत ये ऑर्डर आता है कि बीएसएफ का जो ज्यूरिसडिक्शन है उसे 15 किलोमीटर से बढ़ाकर और 50 किलोमीटर कर दिया गया है, यानी कि संघीय ढांचा संघवाद पर उसे हमला बताया है। ये एक षड्यंत्र है राज्य सरकारों के साथ। इन तमाम बातों को रणदीप सुरजेवाला ने कहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में सुरक्षा के नाम पर केंद्र सरकार राज्य सरकारों के जो अधिकार हैं उनको छीनना चाह रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है, जिसको लेकर एक अच्छा खासा विवाद सोशल मीडिया पर उठ गया है, और पंजाब में ये एक राजनीतिक हंगामा भी बन गया है, एक ऐसे समय में जब चुनाव बिल्कुल सिर पर है। लेकिन मजे की बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो कि हमेशा ड्रग्स की रोकथाम के लिए बोलते हुए आए थे, तो उन्होंने इस नोटिफिकेशन का स्वागत किया है। लेकिन एक राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है इस पर कि एनडीपीएस एक्ट के तहत, पासपोर्ट एक्ट के तहत अब गलत तरीके से जो सीजर्स होंगे, गिरफ्तारियां होंगी, तो सबसे उसके पीछे जो एक टेक्निकल सवाल उठ रहा है कि बीएसएफ के जो पर्सनल्स हैं, बीएसएफ के जो अधिकारी हैं, उनका हर 2-3 साल पर ट्रांसफर होता है, तो जब आप धरपकड़ करेंगे, गिरफ्तारियां करेंगे, उन पे केसेस चलेंगे, तो आप कैसे बुलाएंगे उन बीएसएफ ऑफिशियल्स को? तो बहुत सारे इसमें इश्यूज इन्वॉल्व हैं, टेक्निकल इश्यूज हैं, राज्य सरकारों के अधिकारों के हनन की बात यहां पर हो रही है, संघीय ढांचे पर प्रहार है। इन चीजों के लिए कौन जवाब देगा? क्या गृह मंत्री अमित शाह इस चीज को जवाब देंगे, इस पर कोई पुख्ता जवाब देंगे, या फिर वो यही बात कहते जाएंगे कि देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा हमारी खतरे में थी और इसलिए हमने इस बात को कहा? तो अगर राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में थी तो फिर अमित शाह ने इस नोटिफिकेशन को निकालने के पहले उन राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत क्यों नहीं की? सबसे बड़ा ये सवाल है, इस पर फीडबैक दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर में बात करते हैं शिक्षा से जुड़ी हुई खबरों की। बीजेपी पे अक्सर ये आरोप लगता रहा है कि बीजेपी शिक्षा का भगवाकरण करना चाह रही है, और अब जो केंद्र सरकार ने के कस्तूरी रंगन के अधीन एक जो कमेटी बनाई है, और वो कमेटी राष्ट्रीय स्तर पर जो पाठ्यक्रम है उसका फ्रेमवर्क उसको रीडिजाइन करने का काम करेगी स्कूल के लेवल पर। और ये 21 सितंबर को ये कमेटी का गठन हुआ था, और जिसकी पहली मीटिंग अभी हाल में हुई थी, और उस मीटिंग में को अटेंड किया था नेशनल बुक ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं गोविंद प्रसाद शर्मा, और उन्होंने कुछ बयान दिया है जिससे ये पता चलता है कि अब बिल्कुल इतिहास एक नए तरीके से लिखा जाएगा, जिस बात को लेकर हमेशा ऑब्जर्वर्स ये बोलते आए हैं कि बीजेपी सरकार इतिहास को नए तरीके से लिखना चाह रही है। अब मिसाल के तौर पर गोविंद प्रसाद शर्मा ने कहा है कि इतिहास में, जैसे कि उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा है कि हार के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन हार के बजाय राजाओं के संघर्ष के बारे में, उनके लड़ने की क्षमता पर इतिहास अब उस पर जोर दिया जाएगा, उस पर लिखा जाएगा। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि जैसे महाराणा प्रताप की बहादुरी के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखा गया है। अब लड़ाई हुई क्योंकि उनका गोविंद प्रसाद शर्मा का ये कहना है कि इतनी सारी लड़ाइयां इसलिए हुई क्योंकि लोगों ने जोरदार प्रतिरोध किया। राणा प्रताप ने उन्होंने अकबर को हराया था, और जबकि कभी वो आमने सामने नहीं आए, तो उन्होंने कहा है कि अब इतिहास में प्रतिरोध पर ज्यादा जोर दिया जाएगा, यानी कि बिल्कुल एक नया अध्याय इतिहास में अब जोड़ा जाएगा।
अब इस नए करिकुलम की अगर हम बात करें तो 25 क्षेत्रों में इसमें फोकस होगा, जैसे प्रौद्योगिकी है, पर्यावरण, प्राचीन विज्ञान, संस्कृति, वैदिक मैथ्स, इन तमाम तरीकों इन क्षेत्रों में इस पर काम किया जाएगा। और आपको बता दें कि ये जो भगवाकरण की कोशिश है और ये जो आरोप है, ये पहली बार ऐसा मामला ये सामने नहीं आया है। अभी आपने देखा था हाल में कि उत्तर प्रदेश की जो दीनदयाल उपाध्याय की गोरखपुर यूनिवर्सिटी है, 2020 में वहां पर जो पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि एमए का जो पाठ्यक्रम है उसमें नाथ संप्रदाय को पढ़ाने का फैसला लिया गया था। उसी तरीके से जो नागपुर की जो यूनिवर्सिटी है वहां पर इतिहास के पन्नों में राष्ट्र निर्माण में आरएसएस की भूमिका के एक अध्याय को जोड़ा गया है। यानी कि अभी तक जो कोशिशें थी वो एमए और बीए के पाठ्यक्रम को लेकर थी, लेकिन अब नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष गोविंद प्रसाद शर्मा के हिसाब से अब राष्ट्रीय लेवल पर इतिहास को नए सिरे से लिखा जाएगा। यानी कि अब आप सोच सकते हैं कि इसकी तुलना बार बार ये कही जा रही है कि जैसे पाकिस्तान में जियाउल हक के समय में एक नए तरीके से इतिहास लिखा जा रहा था, तो कुछ उसी तरीके से इतिहास को नए तरीके से लिखने की कोशिश अब बीजेपी सरकार में हो रही है। अब इसे भगवाकरण आप नहीं कहेंगे, या आप इसे ये नहीं कहेंगे कि आरएसएस अपना एजेंडा अब शिक्षा के माध्यम से चलाना चाह रही है, ताकि स्कूली लेवल पर बच्चों का जो एक मेंटल सेटअप है आप उसको चेंज कर सकें, बच्चों की आइडियोलॉजी को आप चेंज कर सकें। लेकिन क्या वाकई में आप इतिहास को सही मायने में आप बदल सकते हैं? अगर आप गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर इतिहास को अगर आप लिखेंगे तो आने वाली पीढ़ियां क्या आपको बख्शेंगी? आपको किस नजरिए से याद रखेंगी? ये सारी बातें सोचने वाली हैं। लेकिन इतिहास को कभी न तोड़ा जा सकता है, न मरोड़ा जा सकता है। इतिहास की सच्चाई हमेशा इतिहास के पन्नों में रहती है, भले ही आप कितने इतिहास के अध्याय उसमें नए जोड़ दें या इतिहास को नए तरीके से लिखें, लेकिन इतिहास वो चीज है जो बीते समय में हो चुकी है, आप उसे नहीं बदल सकते, उसे विचारधारा की लड़ाई से आप नहीं बदल सकते। और यही कोशिश शायद बीजेपी कर रही है। लेकिन आने वाली जो पीढ़ियां हैं, क्या बीजेपी को वो इस चीज के लिए याद रखेंगी? इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। आखिरी खबर में बात करते हैं भोपाल की लोकसभा सांसद प्रज्ञा ठाकुर की। जी हाँ, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जो कि अक्सर व्हील चेयर पर नजर आती हैं। और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी हैं। और वो जब एनआईए की अदालत में वो पेश नहीं हुई थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि स्वास्थ्य के कारणों से वो पेश नहीं हुई, और हेल्थ ग्राउंड्स पर 2017 में उन्हें जमानत मिल गई थी। लेकिन समय समय पर जो उनके अलग अलग तरीके के वीडियोस आते हैं वो सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि जब उन्हें अदालत जाना होता है तो वो व्हीलचेयर का सहारा लेती हैं, और जब अलग अलग राजनीतिक कार्यक्रमों में जाती हैं तो वो खेलती हुई, फुदकती हुई, नाचती हुई नजर आती हैं। अब हाल में जो उनका एक वीडियो नजर आया है उसमें वो कबड्डी खेलती हुई नजर आई हैं। और ये बताया जा रहा था कि वो किसी एक मंदिर में गई थी जहां पर वो एक कार्यक्रम था नवमी का, और उसमें फिर उसके बाद उन्होंने कबड्डी खेली। और कबड्डी खेलने के बाद कभी कभी उनका एक नाचते हुए वीडियो वायरल हुआ था। तो सवाल ये उठता है कि जब अदालत जाना होता है तो वो व्हीलचेयर का सहारा ले लेती हैं, और जब राजनीतिक कार्यक्रमों में जाना होता है जहां पर उनकी लोकप्रियता बढ़ती है तो वहां पर वो कबड्डी खेलती हुई भी नजर आती हैं, गरबा करती हुई भी नजर आती हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या अदालत के लिए ही उनकी व्हीलचेयर बनी हुई है, या फिर वो स्वास्थ्य के जो कारण उन्होंने बताए हैं, क्या वो नाटक कर रही हैं बीमार होने का? इस चीज को लेकर सोशल मीडिया पर अच्छी खासी बहस छिड़ गई है। बीवी श्रीनिवास, जो कि इंडियन यूथ कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि ट्वीट करके उनका जो वीडियो है उस वीडियो में जहां पर वो कबड्डी खेलती हुई नजर आई है, उस वीडियो में उन्होंने लिखा है कि इनकी एनआईए कोर्ट में पेशी कब होगी। तो तमाम लोग इस चीज को चुटकी लेते हुए लिख रहे हैं प्रज्ञा ठाकुर के बारे में। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या प्रज्ञा ठाकुर बीमार होने का नाटक कर रही हैं, या फिर क्योंकि जब उन्हें एनआईए कोर्ट में जाना होता है, अदालत में जाना होता है, तो स्वास्थ्य के कारण वो प्रायोरिटी ले लेते हैं, लेकिन जब राजनीतिक कार्यक्रमों में जब वो जाती हैं तो फिर वहां पर खेलती हुई, फुदकती हुई और बिल्कुल स्वस्थ वो नजर आती हैं। तो इससे आप ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सच्चाई क्या है। आखिर प्रज्ञा ठाकुर वाकई में बीमार हैं या नहीं हैं, और अगर बीमार वो नहीं हैं तो फिर अदालत में वो क्यों नहीं पेश होती हैं?
ये सारे सवालों के साथ मैं सुनिए सच के आज के एपिसोड को विराम देती हूँ। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी के साथ। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।